हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। तो मॉडर्न फिजिक्स की इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। उसको पढ़ने से पहले इसका जो पहला वाला लेक्चर था वहां पे हम रेडियस एंड एनर्जी ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे। तो पहले रेडियस और एनर्जी को और अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे जो हमारा रेडियस और एनर्जी होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ रिलेशन है उसका, और कैसे रेडियस चेंज होता है जब न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो रेडियस कैसे चेंज होता है, एनर्जी में क्या चेंजेस आता है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसके पहला वाला जो लेक्चर था वहां पे हम बहुत सारे फॉर्मूले को डिराइव किए थे, जिनमें पहला फॉर्मूला हमारा क्या था, रेडियस के लिए हम निकाले थे R इक्वल्स टू एन स्क्वायर एस स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम जेड स्क्वायर। ये था हमारा पहला फॉर्मूला, है ना। ये था फॉर्मूला नंबर 1। सेकेंड फॉर्मूला हम क्या निकाले थे, आर के लिए यहाँ पे एच एप्सिलॉन नॉट एम ई पाई इन सब का वैल्यू फिक्स था, तो इन सब को एक कांस्टेंट ले गए थे। उसका कांस्टेंट कितना निकल कर आया था 0.53, और ऊपर बचा एन स्क्वायर, नीचे जेड, और ये किस में आ रहा था, एमस्ट्रॉन्ग में, है ना। तो ये क्या क्या है, बोहर्स रेडियस है। ये क्या है, बोहर्स रेडियस है ना। और ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी एटम के लिए और किसी भी सेल के लिए, किसी भी एनर्जी लेवल के लिए। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन के लिए निकाल रहा हूं, हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होगा, 1 होगा, है ना। मैं मान लो उसका पहला एनर्जी लेवल एन इक्वल्स टू 1 पे निकाल रहा हूं, एन इक्वल्स टू 1 होगा तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और जेड तो वैसे 1 है। और इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू 0.53 इंटू 53 इंटू एन स्क्वायर आर्मस्ट्रॉन्ग होगा ना। हाँ, वैसे एन इक्वल्स टू 2 के लिए कितना होगा, आर इक्वल्स टू 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर हम कितना लिखेंगे 4, तो कितना हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 2 1 4 5 जा 21 21.2 2.12 आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। नेक्स्ट तीसरे सेल के लिए क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा 0.53 इंटू 9 आर्मस्ट्रॉन्ग होगा ना, 0.53 इंटू 9 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, 7 रख के 2 2 9 5 जा 45 टू 47, 7 रख के 4.77 आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना। तो यहाँ पे पहला सेल के लिए रेडियस कितना है 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरे सेल के लिए रेडियस कितना है 2.12 आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरे सेल के लिए 4.77 आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रेडियस क्या है, पहले सेल के लिए ये कौन सा सेल है, के सेल है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। तो पहले सेल के लिए रेडियस इतना है। अगर हम ये जो दो सेल है, दोनों सेल के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, मतलब के सेल का रेडियस क्या है, के सेल का रेडियस हम अगर यहाँ पे इसको हटा देते हैं और यहाँ पे करते हैं, के सेल का रेडियस कितना है 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना। एल सेल का रेडियस कितना है, एल सेल के लिए रेडियस कितना है 2.12 एंगस्ट्रॉम, है ना। एम के लिए कितना है, एम के लिए 4.77 एंगस्ट्रॉम, एन के लिए 8.48
एंगस्ट्रॉम, है ना। ये बीच वाला ये मान लो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और ये सब सेल है, एनर्जी लेवल है। तो पहले दोनों सेल के बीच में डिफरेंस कितना है, गैप कितना है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल सेल का रेडियस माइनस के सेल का रेडियस, तो 2.12 माइनस 0.53 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 और ये 1.59 होगा या नहीं। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 1.59 का डिफरेंस रहेगा, है ना। वैसे एल और एम के बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा, एल और एम के बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा, तो 4.77 एमस्ट्रॉन्ग माइनस 2.12 एमस्ट्रॉन्ग, ये रहेगा, है ना। तो ये कितने का हो जाएगा, तो ये जो होगा ये कितना का होगा, 5.6.2 2.65। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, गैप कितना रहेगा, 2.65 का रहेगा, है ना। और एम और एन के बीच में गैप कितना रहेगा, एम और एन के बीच में गैप कितना रहेगा, कितना रहेगा, 8.48 एमस्ट्रॉन्ग माइनस 4.77। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी एमस्ट्रॉन्ग में, तो ये आ जाएगा 1 और ये 3.71। तो यहाँ पे देख सकते हो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं उसका जो रेडियस है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है ना। और गैप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये नहीं कि सारे सेल इक्वी डिस्टेंस पे है और इक्वी गैप में है, मतलब सारे जो गैप सेल है उनके बीच में गैप भी इक्वल नहीं है, गैप धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तो ये जो सेल है, जो एटम मॉडल है, ये देखने के लिए किस तरह रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा। ये बीच वाला न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये के सेल है, ये एल है, ये एम है, ये एन है ना। तो धीरे धीरे देख सकते हो यहाँ पे गैप थोड़ा कम है, यहाँ पे उससे थोड़ा ज्यादा है गैप, यहाँ पे गैप और बढ़ गया है, यहाँ पे गैप और बड़ा हो गया। तो गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों गैप बढ़ रहा है, क्योंकि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, जो रेडियस है हमारा वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। तो एन को थोड़ा बढ़ाएंगे तो रेडियस ज्यादा बढ़ जाएगा। आर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होता वो कैसा रहता, ऐसा रहता, है ना। पर यहाँ पे आर किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये जो मान लो ये, हाँ ये रेडियस है और ये एन है, तो ये कैसा रहेगा, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का रहेगा, है ना। ग्राफ कैसा रहेगा, इस तरीके का रहेगा। तो इसका जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा, आर और एन के बीच में जो ग्राफ रहेगा इस तरीके का। अगर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता तो ग्राफ कुछ इस तरीके रहता, पर ये तो है नहीं। हमारा रिलेशन क्या है, आर और एन के बीच में, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है ना। फिर देखते हैं एनर्जी को, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या निकाले थे, E इक्वल्स टू एम जेड स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय 8 n² h² एप्सिलॉन नॉट, ये निकाल कर लाए, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें m कांस्टेंट है, z जेड एटॉमिक नंबर है, तो ये हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, लिथियम के लिए 3 होगा, है ना। तो ये एटम के वाइज चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन का भी जो चार्ज होता है वो फिक्स्ड है। एन क्या है, चेंज होगा, हम किस सेल के लिए एनर्जी निकाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा एन। एच क्या है, एच फिक्स्ड है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स्ड है, 8 भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ई का वैल्यू निकल कर आया था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना समझ में आया, बस।
तो यहाँ पे -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला किसी भी एटम की, किसी भी सेल के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये क्यों है, ये भी मैं बताऊंगा, है ना। ये जो नेगेटिव साइन है ये क्यों है, ये भी मैं बताऊंगा। तो ऐसे मान लो कि ये जो नेगेटिव साइन है ये इसका साइन है उधार का साइन। जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना एनर्जी उधार में लाया। अगर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को अलग होना है या फिर हम अगर इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालेंगे तो हमको इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन उधार लाया है ऐसा समझ लो, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन दिया गया है ना। ये ये इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को हम दे सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहां से बाहर आ जाएगा, उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो हम अगर हाइड्रोजन एटम के लिए देखेंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, Z=1 हो जाएगा, है ना। और E कितना हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय n², ये हो जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पे n=1 पुट करेंगे तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, E1 कितना होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं 2 पुट कर रहा हूं तो E2 कितना होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं अगर 3 पुट कर रहा हूं तो E3 कितना होगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n=4 पुट करूंगा तो E4 कितना होगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देख यहाँ पे ये देखा गया है कि जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एनर्जी वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन एटम से दूर है वो उसमें एनर्जी कम है, तो वो लूजली बाउंड है, वो लूजली बाउंड है न्यूक्लियस के साथ। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है उसके पास एनर्जी ज्यादा है, उसको निकालने के लिए हमको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, और जो दूर है उसको निकालने के लिए हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा। इतना समझ में आया, है ना। इसका अगर मैं डायग्राम में समझाऊं तो कुछ इस तरीके का होगा, है ना। पहले जो हमारा के सेल था, ये KLMN, है ना। इसके लिए के लिए n=1 2 3 4 ऐसा है। पहले सेल के लिए एनर्जी कितना है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे सेल के लिए एनर्जी कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे सेल के लिए एनर्जी कितना है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे सेल के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करके हमारा जो एनर्जी है धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। और एक तो चीज, हम जो जब पढ़ रहे थे कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल का जो लास्ट पोस्टुलेट था, शायद लास्ट पोस्टुलेट था, वहां पे हम क्या पढ़ रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अगर हम एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगा, एक सेल से दूसरे सेल को जंप करेगा, या फिर उससे अगर एनर्जी रेडिएट हो रहा है तो वो क्या करेगा, एक सेल से दूसरे सेल को जंप करेगा। एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नीचे वाले सेल से ऊपर वाले सेल को जाता है। अगर एनर्जी वो रेडिएट करता है और निकाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है। इतना समझ में आया। तो ये जो एनर्जी हम देते हैं या फिर उससे निकाल के लाते हैं मतलब रेडिएट जो करता है वो एनर्जी क्या है, हम कोई भी एनर्जी दे देंगे और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा क्या, नहीं, हमको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल को जंप करेगा, है ना। अगर मान लो यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, है ना। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको दे देता हूँ,
10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको दे देता हूँ। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मैं अगर उसको दूंगा तो यहाँ पे एनर्जी कितना हो गया 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जो इलेक्ट्रॉन रहा उसका एनर्जी कितना हुआ 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, है ना। पर 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई भी सेल नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है। 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई भी सेल नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है, क्योंकि बोर्स का ये भी एक पोस्टुलेट है कि जो एनर्जी होता है वो फिक्स रहता है ना, और ये डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है। तो और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कोई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ये नहीं कि ये कोई भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, और इसका भी कुछ लिमिटेशन रहता है कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के साथ इक्वल होगा। तो हमको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, जिसके लिए हमको वही पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देने से ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक सेल से दूसरे सेल को जंप करेगा। तो हमको अगर इलेक्ट्रॉन को के सेल से एल सेल में लाना है तो हमको कितना एनर्जी देना पड़ेगा, इन दोनों सेल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर देंगे तभी जाकर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक सेल से दूसरे सेल को जाएगा। इतना समझ में आया। बस जैसे कि देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि के सेल का एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एल सेल का एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन कराना है हमको तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वही अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्जैक्टली वही अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम देंगे तब जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2 पॉइंट और 10.2 इलेक्ट्रॉन, है ना। कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर एनर्जी हम अगर देंगे तब जाके क्या होगा इलेक्ट्रॉन के सेल से एल सेल में जाएगा। इससे अगर थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा भी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जाएगा। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है हमको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक पर्टिकुलर एनर्जी देना पड़ता है या फिर उससे निकालना पड़ता है। इतना समझ में आया। तो हमको अगर निकालना होगा कि दो सेल के बीच में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो हमको क्या करना पड़ता है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, हमको उन दोनों सेल के बीच में जो एनर्जी है अगर हमको ये पता लगाना है कि दो सेल के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या है तो उन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन EI सेल में है और वो EF सेल में जा रहा है। इनिशियली वो EI एनर्जी लेवल में है और फाइनली वो कहाँ पे पहुंच रहा है EF एनर्जी सेल में पहुंच रहा है। तो उन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन हुआ उनमें एनर्जी कितना लगा, एनर्जी कितना लगा तो क्या करेंगे EF माइनस EI। तो ट्रांजिशन इसके ऊपर डिपेंड करता है ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में हो रहा है या फिर लोअर ऑर्बिट में से हायर ऑर्बिट को हो रहा है। ये EF माइनस EI भी हो सकता है और EI माइनस EF भी हो सकता है ना। अगर ट्रांजिशन क्या हो रहा है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट को हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे करने से भी चलेगा, बस यहाँ पे साइन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इतना समझ में आया। बस उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये
इतना समझ में आया। उसके बाद मान लो ये हाइड्रोजन का एटम है और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, इस सेल में। ये के सेल है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। इसके लिए एनर्जी होता है 13.6। इसके लिए एनर्जी होता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए एनर्जी क्या होता है, थर्ड सेल की एनर्जी होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोर्थ सेल के लिए एनर्जी होता है कितना, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में होता है ना। तो अगर हमको एन सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन को हमको वही एन सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन को अगर हमको बाहर निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एन सेल का है उतना अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके वो जो एन सेल में है वहां पे कितना एनर्जी है, -0.585 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम अगर उसको -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे देंगे तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन अभी एटम से बाहर निकल सकता है और उसको निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देना पड़ रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम अगर देंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम से फ्री हो जाएगा या फिर एटम से बाहर निकल जाएगा, उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे लिख सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। इसको तुम लिख सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ, इसको लिखो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from its outer orbit is called ionization energy. तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर ऑर्बिट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या समझ आता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए, आउटर इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कि न्यूक्लियस के पास वाला इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, सबसे बाहर जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वही अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। उससे अगर ज्यादा देंगे तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, पर उससे अगर कम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमको देना पड़ता है। जैसे हम स्टॉप, हमारा ये वर्क फंक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, है ना। तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसको ही हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटम से बाहर निकल कर आता है। इतना समझ में आया, बस। उसके बाद जो एनर्जी का डिफरेंस है, दो एनर्जी सेल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कितना का है, पहले के लिए ई कितना है, ई कितना है, E1 इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। दूसरे सेल के लिए इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल के लिए एनर्जी कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे के लिए कितना है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
फोर्थ सेल के लिए एनर्जी कितना है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ऐसे ऐसे करके क्या है हमारा जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पर इन दोनों के बीच में जो गैप है और एनर्जी डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, E1 और E2 के बीच में अगर हम एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना का डिफरेंस आएगा, और E2 माइनस E1 कर दो, कितना आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप आएगा, है ना। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप आएगा। हम अगर E3 माइनस E2 करेंगे, है ना, तो गैप कितना का आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना होगा 3.4 माइनस 1.5, तो 14 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या आएगा एनर्जी गैप यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद E4 माइनस E3 करेंगे तो कितना होगा 1.51 माइनस 0.85, कितना होगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप देखने को मिलेगा। तो ये जो गैप है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कम होता जा रहा है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जा रहे हैं एनर्जी का जो डिफरेंस है, जो दो पास पास वाले एनर्जी सेल का डिफरेंस है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कम होता जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे पास है उसके पास एनर्जी क्या है ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है उसका एनर्जी ज्यादा है, और जो दूर जो ज्यादा दूर है उसका एनर्जी क्या है कम है ना। तो रेडियस अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है कम हो रहा है, रेडियस अगर बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है कम हो रहा है ना। तो ये जो एनर्जी का अगर हम डायग्राम निकालेंगे तो कुछ इस तरीके का रहेगा, कुछ इस तरीके का रहेगा। ये n इक्वल्स टू 1 के लिए एनर्जी कितना रहेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और नेक्स्ट के लिए क्या रहेगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये n इक्वल्स टू 2 के लिए, n इक्वल्स टू 3 के लिए, n इक्वल्स टू 4 के लिए, n इक्वल्स टू 5 के लिए, ऐसे इनफिनाइट तक तुम निकाल सकते हो, इनफिनाइट तक तुम निकाल सकते हो, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर कितना हो जाएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे करके हमारा जो एनर्जी का गैप है देख सकते हो, एनर्जी का गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है कम होता जा रहा है, एनर्जी का जो गैप है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कम होता जा रहा है। कितना समझ में आया बस। उसके बाद हम ये देख सकते हो यहाँ पे जो इनफिनाइट सेल है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सेल है, वहां पे एनर्जी क्या होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। तो n के जगह पे हम रखेंगे इनफिनाइट, तो E इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय इनफिनाइट इक्वल्स टू क्या होगा 0। तो जो सेल इनफिनाइट डिस्टेंस पे है और इनफिनाइट नंबर मतलब सबसे लास्ट में जो होगा सेल, वहां का एनर्जी कितना होगा 0 होगा, वहां का एनर्जी कितना होगा 0 होगा अगर सेल का नंबर इनफिनाइट हो रहा है। ये समझ में आया बस। तो हमको क्या करना पड़ता है, ये जो इनफिनाइट नंबर ऑफ सेल है, इनफिनाइट नंबर में जो सेल है वही सेल से इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना पड़ता है, तो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको उसको देना पड़ता है। तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा उसको एनर्जी को अगर हम 0 कर पाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा एटम से क्या होगा फ्री हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री होता है, और यहां से ही आयोनाइजेशन एनर्जी का स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी मिला था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। इतना समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो देखते हैं
एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है उसको देख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं कि एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है। एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ ए पर्टिकुलर state is the minimum accelerating potential is the minimum accelerating potential to which if the electron is subjected, if the electron is subjected it acquires just the required amount of energy, just the required amount of energy to reach the desired higher orbit. So excitation potential is of a particular state is the minimum accelerating potential to which if the electron is subjected it acquires just the required amount of energy to reach the desired higher potential. तो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी द मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, कि जो मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जिसके मदद से अगर हम वही एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के अंदर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्वायर जस्ट रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या कर जाएगा, वो उसके पास जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी मिल जाएगा वही इलेक्ट्रॉन को टू रीच द डिजायर हायर ऑर्बिट। हम जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं उसी ऑर्बिट में जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए वही अमाउंट ऑफ एनर्जी को पाने के लिए जो मिनिमम एक्सेलरेशन पोटेंशियल चाहिए उसी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे अगर इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हम जो ऑर्बिट में चाह रहे हैं उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और जो पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है उसी पोटेंशियल को हम एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं। हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो देखो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। सपोज वी टेक ए हाइड्रोजन एटम, सपोज हम एक हाइड्रोजन एटम को ले रहे हैं, है ना, एक हाइड्रोजन एटम को ले रहे हैं। लेट टेक ए हाइड्रोजन एटम, हम एक हाइड्रोजन एटम को ले रहे हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन करा रहे हैं, कहां से, फर्स्ट टू सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। कितना समझ में आया? तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो कितना रहता है, फर्स्ट सेल के लिए इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट
क्या होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया। उसके बाद द एनर्जी कैन एक्वायर्ड बाय, उसके बाद इन दोनों के बीच में जो रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि जैसे मैं पहले बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दोनों एनर्जी सेल का एनर्जी डिफरेंस चाहिए, है ना, एनर्जी डिफरेंस के साथ इक्वल होता है। तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितने का था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम अगर इलेक्ट्रॉन को देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल में जाएगा, है ना। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये हम कहां से जनरेट करेंगे, और यहाँ ये एनर्जी हमको कहां से मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस से। ये एनर्जी कहां से मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस से मिलेगा। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और उसी इलेक्ट्रॉन को हम अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर कर जाएगा। मान लो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले, है ना, और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे क्या करना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 10.2 वोल्ट करना पड़ेगा। अगर मैं 10.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करूंगा, तब जाके ये जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में है ये एक्सेलरेट होके 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी एक्वायर कर पाएगा। तो ये जो एनर्जी एक्वायर करने के लिए हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ रहा है और एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल जो देना पड़ रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। ये जो एक्साइटेशन पोटेंशियल हम किसको बोलते हैं, इसी चीज को हम एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ये जो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करने में और फिर या फिर एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी एनर्जी को जनरेट करने में जो पोटेंशियल रिक्वायर होता है उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। और एक्साइटेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। समझ में आ गया। तो ये गया एक्साइटेशन एनर्जी, गया आयोनाइजेशन एनर्जी गया, और एक्साइटेशन पोटेंशियल गया। अब पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब पढ़ेंगे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, पहले इसको भी लिख देते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी, एन इलेक्ट्रॉन इज said to be just free if its energy has zero value, has zero value, है ना। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को हमको फ्री करना है तो उसका एनर्जी जो है उसको जीरो करना पड़ेगा, उसका एनर्जी को हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। और ये कब होगा, दिस विल हैपन फॉर एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये कब होगा, जब एन कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। जब एन इन्फिनिटी होगा तब जाके ये हो पाएगा। और इसी स्टेज में आयोनाइजेशन जो एटम होता है, एटम को क्या बोलते हैं, आयोनाइज्ड बोलते हैं। इसी स्टेट को हम एटम की इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइज्ड बोलते हैं, है ना। कोई भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है बाहर, जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी अगर जीरो हो जा रहा है तो हम बोलेंगे कि ये एटम आयोनाइज्ड हो गया और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, है ना। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयोनाइजेशन
potential of a particular orbital electron is the minimum accelerating potential to which, if the electron subjected, it acquires just the required amount of energy to displaced to the outermost orbit और n इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो ये डेफिनेशन को देखकर डरना नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा लिखा नहीं गया है। इसमें क्या लिखा गया है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि वो मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल अप्लाई करने से जो इलेक्ट्रॉन होता है, जिस भी इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है, वही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेता है जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एटम से बाहर चला जाए, है ना। तो अगर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू अचीव आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्वायर करने के लिए और आयोनाइजेशन एनर्जी को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल में रखा जाता है उसी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन एटम जो है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ये न्यूक्लियस है और इस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना। तो इसका एनर्जी कितना रहता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन। तो इसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमको देना पड़ेगा, तब जाके ये एनर्जी 0 होगा और तभी ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाएगा। और इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमको 13.6 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रखना पड़ेगा, तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गेन कर पाएगा और ये जो उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको छोड़कर जा सकता है। तो इसी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, है ना। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़े, रेडियस और एनर्जी कैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ रिलेशन रहता है वो पढ़ लिए। उसके बाद दो एनर्जी सेल के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस क्या रहता है, दो ऑर्बिट के बीच में गैप क्या रहता है उसके बारे में पढ़े। फिर और क्या पढ़े थे कि जो हमारा और क्या पढ़े थे कि जो हमारा उसके बाद हम पढ़े थे कि जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, और उसके साथ साथ आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हम पढ़ ली और एक्साइटेशन पोटेंशियल भी हम पढ़ लिए, है ना। तो होप कि इस लेक्चर में जितना भी सारा चीजों को बताया गया है वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट इसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहां पे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और अच्छे से इसको समझने की ट्राई करेंगे। उसके साथ साथ वहां पे हम जो फ्रीक्वेंसी के लिए जो डेरिवेशन रहता है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला रहता है उसको डिराइव करेंगे, वेवलेंथ का वैल्यू निकालेंगे, है ना। क्यों इलेक्ट्रॉन हमारा जो ट्रांजिशन होता है, रेडिएशन क्यों जनरेट करता है, उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।